निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? जो कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है वो है सिरवी समुदाय। सिरवी समुदाय किस लोक देवी को मानता है? जो आई माता है, आई माता, आई माता, आई माता को सिरवी समाज अपनी लोक देवी के रूप में मानता है। आई माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर, जोधपुर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर का प्रयोग करता है? सिरवी समाज आई माता की आराधना करता है, सिरवी समाज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? जो कंटेश्वरी माता है वो आदिवासियों की देवी मानी जाती है। IN एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्रियों की जो सीरीज हमने चलाई हुई है, हमारा जो राजस्थान की जो राजनीति है उनमें राज्यपाल हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री में भी आज हमारे दूसरे या तीसरे नंबर की क्लास है। आज मुख्यमंत्री अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो टीकाराम पालीवाल है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है। एकलिंग जो शिलालेख है, इस शिलालेख का लेखक कौन है? वो है महेश्वर। महेश्वर एकलिंग शिलालेख के लेखक है महेश्वर का, और पूरा नाम क्या है? महेश भट्ट। महेश भट्ट जो है वो एकलिंग शिलालेख के लेखक है। एकलिंग शिलालेख कब लिखा गया था? 1488 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? अटल भूजल योजना कब की है? सन 2020 की। जो विश्व बैंक है उसकी सहायता से ये योजना आरंभ की गई है। योजना का जो कुल वित्त है, कितने पैसे इस योजना में लगेंगे? लगभग वो लगेंगे 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए की ये लगभग योजना है। इनके अंदर जो वर्ल्ड बैंक और जो भारत सरकार है, विश्व बैंक और भारत सरकार, विश्व बैंक और भारत सरकार, विश्व बैंक भारत सरकार, इनका हिस्सा कितना है? 50% दोनों का हिस्सा है। लगभग 6000 करोड़ में से 3,000 करोड़ दोनों की हिस्सेदारी इसमें रहेगी 50%। तो 2020 में अटल भूजल योजना आई थी जो विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई है। जो मतलब पूरे भारत में 7 ऐसे राज्य थे जिनके अंदर भूजल में कमी आ रही थी, तो उनका भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई थी 7 राज्यों के अंदर। कौन सा कथन असत्य है? जोधपुर जिले में मेनाल और पाडाजर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। तो जो मेनाल झरना है वो कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में मेनाल झरना स्थित है, मांगली नदी पर। ये गलत हमारा, असत्य ये है। सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में पीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। पीतमपुरी नामक स्थान पर एक ही झील है, सही है, ये कथन सही है। पिछोला झील में 2 टापू है, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर जग निवास महल का निर्माण किया गया है। पिछोला झील में जो पिच्चू नामक बंजारे हैं उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील का। पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। मेज़ाबान भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है, ये भी सही है। 1, 2 और ये तीनों कथन सही है। जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो इनमें जो मतलब आरोही क्रम में हमें इन्हें चुनता है, मतलब जो आरोही क्रम है, जैसे यहाँ पे सही कालक्रम के हिसाब से हम देखते हैं तो जो सबसे पुराना जो अभिलेख है वो है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख कब का है? जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व तब का गोसुंडी अभिलेख है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का जो अभिलेख है वो गोसुंडी अभिलेख है। गोसुंडी अभिलेख के बाद बुचकला अभिलेख, ये कब का है? 815 ईस्वी का। 815 ईस्वी का बुचकला अभिलेख है, कहाँ पे मिला? जोधपुर के अंदर। इसके बाद जो अभिलेख है वो बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा में मिला था, ये कब का है? 1170 ईस्वी का।
इसके बाद जो मिला था नेमिनाथ अभिलेख, ये लगभग 1230 ईस्वी के आसपास का है, 1230 ईस्वी के आसपास का। तो सबसे पुराना कौन सा है इनमें? गोसुंडी अभिलेख 3 नंबर, ये सबसे पहले। इसके बाद जो 4 नंबर, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं बरली का शिलालेख। बरली का शिलालेख कहाँ है? अजमेर के अंदर, जो कि अशोक के काल के पूर्व का माना जाता है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। बरली का शिलालेख अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री ने जिन्होंने एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी की थी जिनके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा अपने पद से? वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये डिटेल आपको इनके बारे में याद रखनी है। किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गुज्जर प्रतिहार है, उन्हें लक्ष्मण के वंशज किस अभिलेख में कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख का इसको जो लिखवाने का श्रेय जाता है वो मिहिर भोज को जाता है। मिहिर भोज को ग्वालियर अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने का श्रेय जाता है। इसमें ही गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है। जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है कब की है? सन 2019 की। इसके अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कितना रुपये ये दिया जाता है? तो जो महिलाएं हैं उनको पहले दिया जाता था 3500 रुपये। अब इसमें 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अब वो आई है 4500 रुपये। और जो पुरुष हैं मतलब युवा हैं जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पहले 3000 रुपये दिए जाते थे, अब ये हो गए कुल 4000 रुपये। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 की है, इनके तहत 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक ये भत्ता दिया जाता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। शिला देवी मंदिर कहाँ है? आमेर में। राजा जो मानसिंह हैं उन्होंने जयपुर आमेर जो है वहाँ पर शिला देवी मंदिर की स्थापना की थी। 2.5 प्याले यहाँ पर शराब चढ़ती है। जो बंगाल है वहाँ से मानसिंह शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे। सचियाई माता मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर के अंदर। करणी माता का देशनोक बीकानेर के अंदर। जो सकराय माता है वो सीकर के अंदर स्थित नहीं है। जो सकराय माता है उनका मंदिर स्थित है झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर सकराय माता का मंदिर स्थित है। जो खंडेलवाल है झुंझुनू के, झुंझुनू के जो खंडेलवाल है, खंडेलवालों की लोक देवी के रूप में सकराय माता को जाना जाता है। खंडेलवालों की लोक देवी के रूप में सकराय माता को जाना जाता है। एक चीज़ आपको सकराय माता के बारे में बताएं कि सकराय माता को जो है वो शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी माता का एक मंदिर आपको पता है जो सांबर झील है, सांबर झील जयपुर, वहाँ पर भी शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है जो बहुत फेमस है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता है। जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो कहाँ से मिली है? राजसमंद से। इसके रचयिता कौन है? कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ से मिली है? राजसमंद से। इसके रचयिता है कवि महेश। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा कथन असत्य है। जोधपुर जिले में मैनाल, और ये क्वेश्चन अभी आया है थोड़ी देर पहले, तो इसका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? तो ऐसे कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री जो 11वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? तो वो है भैरों सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल क्या रहा था उपराष्ट्रपति पद पर? 2002 सन 2002 से 2007 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं या 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2 बार इनके कार्यकाल के अंदर मतलब कार्यकाल में
भारत जो राजस्थान है उसमें जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था, एक बार लगा था सन 1980 के अंदर, दूसरी बार लगा था 1992 और 93 के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करें, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। तो जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। जो इंदिरा रसोई योजना है इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ, ये एकदम सही बात है। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ था। ये कोई भूखा न सोए की संकल्पना पर आधारित है, ये भी एकदम सही बात है। यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। जो अभी नगर निकाय हैं वहाँ पर ये योजना संचालित हो रही है, तो अभी वर्तमान के लिए तो ये ऑप्शन इसका मतलब गलत है। ये डिटेल इसके बारे में, जो सभी ग्राम पंचायत में संचालित नहीं हो रही है, जो नगर निकाय हैं, नगर निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, वहाँ पर इंदिरा रसोई योजना संचालित हो रही है। 1 जून 2023 से 1 जून 2023 से इंदिरा रसोई योजना जो है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर भी चालू होने वाली है। 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। व्यक्ति 8 रुपये देता है और सरकार द्वारा इस भोजन की थाली पर कितने रुपए व्यय किए जाते हैं? 17 रुपये। 17 + 8 टोटल ये राशि हो जाती है 25 रुपये। तो एक प्लेट में 25 रुपये का कुल खर्च आता है। 17 रुपये सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, 8 रुपये आम आदमी द्वारा दिए जाते हैं। हाड़ी रानी करमावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? जो हाड़ी रानी करमावती है उन्होंने जब जौहर किया था तो उसमें भूमि अनुदान, उन्होंने भूमि को जो दान में दिया था उससे जो संबंधित अभिलेख है वो कौन सा है? तो वो है पुरके ताम्रपत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन रक्षक एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आर्थिक अन्वेषक 2018 और JEN एग्जाम सिविल डिप्लोमा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इसको याद करना है कि जो पुरके ताम्रपत्र हैं उनमें हाड़ी रानी करमावती द्वारा जौहर के समय भूमि अनुदान का वर्णन मिलता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। CET एग्जाम 2023 में पूछा गया था। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? जो शिशु रक्षक लोक देवी महामाया माता को कहा जाता है। महामाया माता कौन सी है? महामाया माता है शीतला माता। शीतला माता का दूसरा नाम महामाया माता है, शीतला माता। शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू के अंदर, चाकसू के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो स्थित है। शीतला माता के मंदिर में जो खंडित मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की शीतला माता का वाहन क्या है? गदा। शीतला माता का वाहन है गदा, वाहन। चेचक रक्षक देवी के रूप में भी शीतला माता को जाना जाता है। और जो ठंडा खाना होता है शीतला माता के वो भोग लगाया जाता है ठंडे खाने का। राजस्थान के मुख्यमंत्री में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचारक उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं? जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति हैं उनके सदस्य रहे हैं टीकाराम पालीवाल जी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो और जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो कवयित्री है उस पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी थी, इसलिए इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजस्थान की लोक देवी नहीं है। चीक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। करणी माता देशनोक बीकानेर में। आवरी माता चित्तौड़गढ़ में। जो हिडिंबा माता है वो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% के ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, कब की है ये योजना? सन 2021 की योजना है सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना। बहुत इम्पोर्टेंट ये योजना है। इसके तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाएगा? 50,000 रुपये
का 50,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना के तहत 2021 की ये योजना है। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से। बीकानेर के शासकों से जो ये प्रशस्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जो शासक थे रायसिंह, उन्होंने इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। इस प्रशस्ति का निर्माण कब करवाया गया था? 1594 के अंदर। जब जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। इस दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? लालगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। लालगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दुर्ग है उसका निर्माण लाल पत्थरों से किया हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग का जो कार्य है वो चला था 1589 के अंदर। ये कार्य चला था जूनागढ़ दुर्ग का 1589 में। इसके बाद जब इस दुर्ग का जो कार्य है वो कंप्लीट हुआ था 1594 के अंदर, तब रायसिंह ने रायसिंग प्रशस्ति की रचना जूनागढ़ दुर्ग के अंदर करवाई थी। जो रायसिंह है वो बीकानेर के शासक, और जो रायसिंग प्रशस्ति है वो जो राव बीका से लेकर रायसिंह तक उनका वर्णन इस रायसिंह प्रशस्ति में है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है रायसिंह की प्रशस्ति कहाँ स्थित है? बीकानेर के, मतलब रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जो पलाया झील है वो किसे कहते हैं, एक बार देखते हैं हम। जैसलमेर जो रेगिस्तान, जैसलमेर जो क्षेत्र है उसके अंदर रेगिस्तान स्थित है। रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी एरिया होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, रेगिस्तानी एरिया के बीच में जो खाली जगह होती है वह बरसात के टाइम में पानी जमा हो जाता है। बरसात में पानी जमा हो जाता है। बरसात में पानी जमा हो जाता है जैसलमेर क्षेत्र के अंदर। तो पानी जमा होने से जो छोटी छोटी झीलों जिनका निर्माण होता है उन्हें पलाया झील कहते हैं। तो राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? इसका सही आंसर है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहाँ पे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नक्की झील, माउंट आबू। आपको पता होना चाहिए नक्की झील जो है वो माउंट आबू के अंदर स्थित है। एक मिनट, नक्की झील जो है वो माउंट आबू में स्थित है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। पुष्कर जो है वो पुष्कर अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में है। जो क्वीन मेरी जनाना घाट है उसका निर्माण कहाँ किया गया है? पुष्कर सरोवर, पुष्कर के अंदर। पुष्कर सरोवर ये कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। यहाँ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कब किया गया? सन 1911 के अंदर। जो पुष्कर अजमेर में स्थित है पुष्कर, वहाँ पे कुल 52 घाट है। 52 घाट। और जो महात्मा गांधी है उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? ये पुष्कर झील के अंदर। यहाँ पर गांधी घाट भी स्थित है। गांधी घाट भी स्थित है। राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो है पुष्कर झील, सबसे पवित्र, और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर झील को कहा जाता है। पुष्कर झील के अंदर जो साफ सफाई का कार्य है वो कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। कनाडा के सहयोग से यहाँ पर जो सफाई कार्य है पुष्कर झील के अंदर वो किया जा रहा है। पुष्कर झील का निर्माण जो पुष्करना ब्राह्मण है उनके द्वारा किया गया था। ज्वालामुखी से निर्मित झील भी इसे कहा जाता है, काला डेरा झील इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? जो ब्रह्माणी माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सोरसन 12 के अंदर, ये सही है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर के अंदर, ये भी सही है। आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। जिलानी माता जसोल बाड़मेर, ये गलत है। जिलानी माता का जो मंदिर स्थित है ये इसमें असंगत युग्म है। जिलानी माता का मंदिर है बहरोड अलवर के अंदर। बहरोड अलवर में जिलानी माता का मंदिर स्थित है, बहरोड अलवर में। जिलानी माता का जो पूरा नाम है वो है जिलानी गुजरी। मतलब इन्होंने जो मुस्लिम शासक थे वो जो हिंदू लोग हैं उनको जबरन पकड़कर मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा रहे थे, उस समय जिलानी माता ने उनके खिलाफ संघर्ष किया था और बहुत से हिंदुओं को मुस्लिम बनने से इन्होंने जिलानी माता ने बचाया था।
नारायणी माता का राजगढ़ अलवर में जो स्थित है, ये जो सेन समाज है वो नारायणी माता की पूजा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेन समाज। और जो मीणा समाज है, मीणा जनजाति, वो भी नारायणी माता की आराधना करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। जो केला देवी माता का मंदिर है वहाँ पर कभी मांस का भोग है वो नहीं लगा। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली के अंदर केला देवी मंदिर स्थित है, करौली में। यहाँ का जो लंगूरिया नृत्य है वो फेमस है, लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य केला देवी का फेमस है। और जो केला देवी मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी? उनका नाम था गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह ने करौली के अंदर केला देवी माता की जो मंदिर है उसकी नींव रखी थी गोपाल सिंह, ये शासक थे। ठीक है, शीला देवी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? शीला देवी का मंदिर है आमेर के अंदर, आमेर जयपुर में शीला देवी का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, मतलब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो मानसिंह है, आमेर राजा मानसिंह, उन्होंने शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह जो शीला देवी है उसकी, शीला देवी माता शीला देवी की मूर्ति मानसिंह बंगाल से लेकर आए थे। बंगाल से मूर्ति मानसिंह, जो राजा मानसिंह है वो बंगाल से इनकी मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, शीला देवी के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याले शराब चढ़ती है शीला देवी मंदिर के अंदर, 2.5 प्याले शराब। तो एक बार देखते हैं किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। पहले केला देवी का मंदिर है करौली में, यहाँ का लांगूरिया नृत्य फेमस है। केला देवी मंदिर की जो नींव रखी थी वो रखी थी यहाँ के नरेश थे गोपाल सिंह, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। शीला देवी के बारे में पढ़े तो शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। जो राजा मानसिंह थे उन्होंने शीला देवी मंदिर की नींव रखी थी। शीला देवी की मूर्ति लेके आए थे बंगाल से और यहाँ पर शीला देवी मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? कौन सा संविधान संशोधन है जो मंत्रियों की सीमा निर्धारित करता है? वह 91वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? सन 2003 के अंदर। इसके तहत मंत्रियों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? जो 15% है। 15% लोकसभा और राज्यसभा, किसी के अंदर भी 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। संसद के अंदर और राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इसके तहत राजस्थान में जैसे विधानसभा की सीट कुल 200 विधानसभा की सीट है तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 200 का 15% मतलब 30 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। राजस्थान के अंदर अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, मतलब 29 अन्य मंत्री, एक मुख्यमंत्री। और न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है मंत्रियों की राजस्थान विधानसभा के अंदर? 11+1। 12 से कम किसी भी कंडीशन में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, 12 से कम। तो जो 91वां संविधान संशोधन है 2003 के अंदर हुआ था उसमें बताया गया है कि कुल मंत्रियों की संख्या 15% हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना किस वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये आई थी सन 2013 के अंदर। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सन 2013 की जांच योजना है। इसके अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 40 करोड़ निःशुल्क जांचें अब तक की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई थी 2013 में और दिसंबर 2021 तक 40 करोड़ निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? जो गोसुंडी शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख स्थित है। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख स्थित है। जो वैष्णव जो संप्रदाय हैं, वैष्णव समाज, वैष्णव संप्रदाय उसका उल्लेख
इस गोसुंडी शिलालेख के अंदर मिलता है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। लिपि इसकी ब्राह्मी है और जो गोसुंडी शिलालेख है उसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा के अंदर गोसुंडी शिलालेख लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि है। चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडी शिलालेख पाया गया है। जो वैष्णव संप्रदाय है उसका उल्लेख इस गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चिरवा शिलालेख के बारे में। सही है, चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह सही है, 1273 में जो चिरवा शिलालेख है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था। जो रतन पर्व सूर्य इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। रतन पर्व सूर्य इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहण थे, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख नहीं है। तो जो चिरवा शिलालेख के बारे में जो सही कथन है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये सही है। तो 1, 2 और 3 इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये 1273 इसमें संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया। रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, शिल्पी थे देलहण। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो अभी मैंने बताया लांगुरिया गीतों का संबंध केला देवी से। मंदिर है करौली में। किसने इनकी नींव रखी थी? गोपाल सिंह ने। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। राज प्रशस्ति कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले के अंदर राज प्रशस्ति स्थित है। कौन सी झील है? राजसमंद झील के किनारे। और जो राज प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। इनका पूरा नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। जो राज प्रशस्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने। महाराजा राज सिंह ने राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने निर्माण करवाया। महाराजा राज सिंह ने राज सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया। जो राज सिंह प्रशस्ति है वो जो 25 काली शिलाएं नौचौकी पाल स्थित है राजसमंद झील में। नौचौकी पाल पर जो 25 काली शिलाएं 25 काली शिलाओं पर राज जो प्रशस्ति है उसका निर्माण किया गया था। 24 सर्गों में इसका निर्माण किया गया था, 24 सर्गों में। और कुल जो श्लोक है वो है 1106 श्लोक। इसमें कुल श्लोक है 1106 कुल श्लोक है राज प्रशस्ति में। तो एक बार देखते हैं। राज प्रशस्ति का निर्माण रणछोड़ भट्ट तेलंग ने करवाया राजसमंद झील के किनारे। इसके जो रचयिता थे वो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति स्थित है। महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नौचौकी पाल राजसमंद झील है वहाँ स्थित है। 25 काली शिलाओं में इसका निर्माण किया गया है, 24 सर्गों में, और 1106 इसमें कुछ कुल श्लोक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है तनोट माता को। इनका मंदिर जो स्थित है वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। तनोट माता को और किस नाम से जाना जाता है? रुमाल वाली देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। रुमाल वाली देवी के नाम से तनोट माता को जाना जाता है। और जो सेना के जवानों की इष्ट देवी या सेना के जवानों की देवी के नाम से भी तनोट माता को जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं महिला बाग का जालरा स्थित है। जो ये महिला बाग का जालरा है वो कहाँ स्थित है? JN एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महिला बाग का जालरा स्थित है गुलाब सागर झील जोधपुर में। गुलाब सागर झील जोधपुर में महिला बाग का जालरा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगा लेते हैं। JN एग्जाम 2022 में पूछा गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है वो 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में लागू की गई। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 2 अक्टूबर को होती है महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जयंती को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पूरे राजस्थान में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। जो पिछोला झील का निर्माण है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन उदयपुर के अंदर। पिछोला झील स्थित है उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण जो महाराणा लाखा है उनके शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था महाराणा लाखा के काल में। और जो पिछोला झील है वहाँ नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील में स्थित है। पिछोला झील में और क्या क्या चीज़ है एक बार याद देख लें आप। पिछोला झील में जग मंदिर स्थित है। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल कहाँ स्थित है? पिछोला झील में। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। जो महाराणा लाखा है उनके समय एक बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बंजारे का नाम था पिच्चू बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पिछोला झील में नटनी का चबूतरा स्थित है। जग मंदिर और जग निवास महल ये भी पिछोला झील में स्थित है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल द्वारा ही जो मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री और अन्य जो भी मंत्री होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। इस तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और एक तरफ हम देखें तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका उल्लेख है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो कोरोना बाल कल्याण योजना है ये कब की है? जून 2021 की। जून 2021 के अंदर जो कोरोना में जिनके परिवारजन मर गए थे या जिस बच्चे के माता पिता शांत हो गए थे उनके लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना आई थी। तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। कोरोना में जिसके माता पिता गुजर गए थे उनके जो बच्चे हैं उन्हें 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ 3500 ये गलत है। प्रति माह ऐसे बच्चों को 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत। और जब 18 वर्ष की आयु ये बच्चे पूर्ण कर लेंगे तो इन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना काल में गुजर गए उनको सरकार द्वारा 12वीं क्लास तक निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। जब वो बच्चे कॉलेज में जाएंगे उस वक्त भी जो बच्चों को है वो शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। और जो बेरोजगार भत्ता जो जिन लोगों को भी दिया जाता है उनमें जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंदर जो पात्र होंगे जो बेरोजगारी भत्ता के अंदर उनको जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सत्य है। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो इसका सही आंसर है स्वांगिया माता। जो जैसलमेर के जो भाटी शासक है भाटी नरेश भाटी शासक, जैसलमेर के जो भाटी शासक होते हैं उनकी कुल देवी के रूप में स्वांगिया माता को जाना जाता है। जो जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? स्वांगिया माता की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों में बताया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया शिलालेख है उनमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। कौन कौन से चौहानों के बारे में बताया गया है? तो अजमेर,
अजमेर और सांबर के जो चौहान थे, अजमेर और सांबर के जो चौहान थे उनके बारे में बिजोलिया शिलालेख के बारे में बताया गया है। और बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि जो वासुदेव चौहान थे, वासुदेव चौहान, उनके द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था और 551 ईस्वी में सांबर झील के किनारे चौहान वंश की इन्होंने नींव रखी थी। ये सारी बातें बिजोलिया शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके जो रचयिता थे वो अत्रि और महेश थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में जयसमंद झील स्थित है। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर किया गया है, गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। जयसमंद झील एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है जयसमंद झील। ठीक है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। निर्माण कहाँ है? जयसमंद झील उदयपुर में। गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जो महाराजा जयसिंह ने उन्होंने उसका निर्माण करवाया। सबसे बड़ी राजस्थान की कृत्रिम झील है। जयसमंद झील से जो दो नहरें हैं वो निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट नहर। यहाँ लिख देते हैं, श्यामपुरा व भाट नहर। श्यामपुरा व भाट नहर जयसमंद झील से निकाली गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। पहली कौन सी? गोविंद। जो भारत की है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है गोविंद वल्लभ पंत। जो गोविंद वल्लभ पंत झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर गोविंद वल्लभ पंत झील छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दूसरे नंबर की झील है भारत की जयसमंद झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित जो योजना है वो है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना के तहत जो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग है उनमें जो सामान्य वर्ग की BPL श्रेणी के लोग हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग है उसके जो BPL के जो छात्र हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। राज्य सरकार की किस योजना के तहत? प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है अनुप्रति योजना। इसमें इस योजना के तहत जो भी विद्यार्थी जो भारतीय सिविल सेवा है उसमें पास कर लेता है तो उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है प्रोत्साहन के रूप में। और जो राजस्थान की सिविल सर्विसेज है उन्हें पास करने पर, राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवाएं उन्हें पास करने पर 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन रूप में अनुप्रति योजना के तहत प्रदान की जाती है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद जो 167 है उनमें राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना मांगे जाने पर राज्यपाल को सूचना से अवगत करवाएगा। जो भी शासन संबंधी निर्णय उनको लेने से पूर्व राज्यपाल से एक बार स्वीकृति लेगा। और यदि किसी मंत्री ने किसी भी मामले में निश्चय कर लिया हो तो उस मामले को जो मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्यपाल की अनुमति से रखवाने का कार्य मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री समस्त शासन संबंधी कार्य देखता है। और अनुच्छेद 157 के बारे में तो इसमें जो मुख्यमंत्री राज्यपाल है उनकी जो राज्यपाल के जो कर्तव्य नहीं, राज्यपाल के कर्तव्य नहीं,
अनुच्छेद 157 में जो राज्यपाल की पद की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो राजस्थान में प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को। इसका पूर्व में क्या नाम था? पूर्व में नाम था आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, महात्मा गांधी बीमा योजना। बीमा योजना चिरंजीवी जी जो योजना है उसका पुराना नाम था। 1 मई 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। 5 लाख की सहायता, 5 लाख की सहायता दी जाती है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सामान्य बीमारी होने पर 50,000 रुपये तथा गंभीर रूप से बीमार होने पर 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत दी जाती है। इस जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके तहत जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व व अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक 15 दिन बाद तक का सारा बिल जो है वो चिरंजीवी योजना के तहत दिया जाता है। जो भी लघु और सीमांत कृषक संविदा कर्मी हैं उनको मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का एकदम मुफ्त में पूरा इलाज हो जाता है। और अन्य जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 850 रुपये शुल्क जमा कराना होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगाया गया है। पहली बार लगाया गया था 1967 के अंदर, दूसरी बार 1977 के अंदर, तीसरी बार 1980 में, चौथी बार 1992 और 93 में। तो पहली बार जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। मोहनलाल सुखाड़िया 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे उस समय। दूसरी बार थे हरिदेव जोशी दूसरी बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी और चौथी बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। तो राजस्थान में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय लगा था तो उसका सही आंसर है भैरों सिंह शेखावत। सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था भैरों सिंह शेखावत के समय, चौथी बार 1992 से 93 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। लूनी नदी निकलती है अजमेर में नाग पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी निकलती है अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ उनसे बालोतरा बाड़मेर तक। लूनी नदी का जो पानी मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है बनास नदी। बनास नदी की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। और जो चंबल नदी में बनास नदी मिलती है वो है रामेश्वर नामक जगह है सवाई माधोपुर के अंदर। रामेश्वर नामक जगह है सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर नामक जगह पर बनास और चंबल का मेल होता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है जहाँ बनास, चंबल और सीप नदी आकर मिलती है। बनास, चंबल और सीप नदी आकर मिलती है। चंबल नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है।
बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से, और चंबल नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। ये सारी डिटेल देख लेनी है आपको अच्छे से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? वो है बेराट। बेराट स्थल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। बेराट जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ से चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क वो प्राप्त हुई है। बेराट से हमें जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो है भाबरू का शिलालेख। भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है बेराट से, जयपुर से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी किस दिन को कहा जाता है? यहाँ मेला भरता है गोगा नवमी को। जो सीट्स मेडी कहाँ है गोगा जी की? सीट्स मेडी और दुर्मेडी। सीट्स मेडी है गोगा जी की ददरेवा चूरू में, और दुर्मेडी है हनुमानगढ़ के अंदर। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सुमेलित कीजिए लोक देवता का संबंध किससे है। तो जो कल्ला जी है उनका संबंध किससे है? कल्ला जी का संबंध है भूत प्रेत से। ए में 4 एक तो यहाँ है, एक यहाँ है। अब भी देखते हैं गोगा जी का संबंध। गोगा जी का संबंध किससे है? सर्प से। बी में 1 यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद सी करणी माता। करणी माता मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। वहाँ चूहे पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है काबा। करणी माता मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उसे काबा कहा जाता है। इनका दर्शन वहाँ पे शुभ माना जाता है। सी के अंदर 2, ये सी में 2। इसके बाद डी है पाबूजी। पाबूजी का संबंध है ऊँटों से। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। पाबूजी को ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे? उनका नाम है OP मेहरा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है 2021 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है OP मेहरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य के राज्यपालों की केंद्र तथा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधानों को राज्य के राज्यपाल को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा जो है वहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार है, उनको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व वो लिए गए हैं आयरलैंड से। DPSP जिन्हें कहा जाता है, DPSP नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, और राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वो बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान मान लेते हैं अपन, राजस्थान यहाँ बांसवाड़ा से जो नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, इस जगह से राजस्थान के अंदर वो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी MP की मेहंद झील से निकलती है। मेहंद झील, मध्य प्रदेश में जो मेहंद झील स्थित है वहाँ से माही नदी निकलती है। माही नदी को कांटल की गंगा कहा जाता है। वांगड़ व कांटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। कांटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। माही नदी के जो किनारे जो मैदान स्थित है उसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो राज्यपाल से पूर्व राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य रहे हैं? तो इसका सही आंसर है रघुकुल तिलक। जो रघुकुल तिलक है वो राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रघुकुल तिलक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? बागौर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में।
किस नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है? भीलवाड़ा में कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो जो रेड टोंक है उसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। रेड टोंक कहाँ है? निवाई के पास में स्थित है। निवाई के समीप रेड है, उसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। जो रेड है वहाँ से मतलब एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड टोंक से मिला है। सिक्कों का भंडार रेड टोंक से मिला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? जिप्सम एवं लिग्नाइट, तो जो जिप्सम है राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बीकानेर के अंदर। और जो लिग्नाइट है वो पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में बाड़मेर के अंदर। तो जिप्सम एवं लिग्नाइट के जो क्रमशः जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में भंडार है वो है बीकानेर के अंदर जिप्सम के और बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट के भंडार। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल के बारे में मैंने आपको पिछली 4-5 कक्षाओं के बारे में डिटेल से बताया है, तो देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 153 है, उसमें राज्यपाल का पद लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और जो 7वां संविधान संशोधन है जो हुआ था 1956 में, उसमें बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है, एकदम सही है ये। 153 भी सही है। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना नहीं है, जबकि 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये 155 में एक बार देख लेते हैं। 153 में राज्यपाल का पद है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल की पदावधि, 157 है उसमें राज्यपाल की योग्यताएं, 158 में जो राज्यपाल की जो पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 158 में। एक और चीज़ बता देते हैं आपको, जो अनुच्छेद 161 में है उसमें जो राज्यपाल की समाधान की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति, राज्यपाल की समाधान शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 के अंदर है। अनुच्छेद 213 के अंदर जो राज्यपाल है उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 165 जो है उसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसके बारे में अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जो बिजोलिया लेख है उसके अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिला लेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील के किनारे चौहान वंश की स्थापना की थी। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना सांबर झील के किनारे की थी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। राजपुर दरेबा, जो ये खनन क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजपुरा जो दरीबा है वो कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर सीसा एवं जस्ता के लिए ये स्थल फेमस है। जो नाथरा की पाल है ये कहाँ स्थित है? नाथरा की पाल उदयपुर में। लो अयस्क के लिए ये क्षेत्र फेमस है। जो खो दरीबा है वो अलवर में स्थित है, तांबा उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। और जो बांदर सिंदरी है वो जयपुर के अंदर है और ये बेरिलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसके हिसाब से अब हमारा सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक के अंदर 2, कौन से में? इसमें और इसमें। ए के अंदर 2, बी में 4, तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। राजपुर दरीबा, सीसा जस्ता, नाथरा की पाल, उदयपुर लो अयस्क, खो दरीबा अलवर तांबा और बांदर सेंद्री जयपुर बेरिलियम के लिए फेमस है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं लोक देवता और मुख्य स्थल में सम्मिलित नहीं है। गोगा जी के लिए गोगा मेडी फेमस है, मैंने अभी आपको बताया। पाबू जी के लिए कोलू गांव जो जोधपुर में स्थित है वो फेमस है। तेजा जी के लिए परबतसर नागौर, परबतसर नागौर ये क्षेत्र जाना जाता है। मल्लीनाथ जी ये पिचियाक, ये यहाँ पे गलत है, सम्मिलित नहीं है। मल्लीनाथ जी पिचियाक, मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा बाड़मेर से, तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से। तिलवाड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर के अंदर कौन से माह में? चैत्र माह में, चैत्र माह में तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। अब हम देखते हैं मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। जो मकराना में जो संगमरमर मिलता है, मकराना नागौर के अंदर स्थित है, कौन सा संगमरमर की किस्म क्या है? जो ये किस्म मिलती है वो है कैल्साइट। कैल्साइट मकराना में मिलता है और ये विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है। संगमरमर के बारे में बात करें अपन तो जो काला संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? काला संगमरमर वो पाया जाता है भेसलाना जयपुर के अंदर, भेसलाना जयपुर के अंदर, भेसलाना जयपुर में काला संगमरमर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला संगमरमर पाया जाता है पीला जैसलमेर के अंदर, पीला संगमरमर जैसलमेर के अंदर। और जो बादामी संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? बादामी संगमरमर बादामी पाया जाता है जोधपुर के अंदर। बादामी संगमरमर जोधपुर का फेमस है। बादामी के बाद हम बात करें जो सतरंगी संगमरमर है, सतरंगी संगमरमर, 7 जिसमें रंग होते हैं वो पाली का फेमस है। ये सारी डिटेल आपको संगमरमर के बारे में याद रखनी है। कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सम्मिलित नहीं है? अभिलेख कहाँ पर पाया गया है और उसका जिला कौन सा है, इनके बारे में हमें देखना है। तो जो बसंतगढ़ अभिलेख है सिरोही में पाया गया है, ये एकदम सही है। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ में पाया गया है, ये सही है। और वो जो चिरवा का अभिलेख है वो उदयपुर में पाया गया है, ये भी एकदम सही है। और घटियाल अभिलेख जैसलमेर, ये गलत है। घटियाल अभिलेख जैसलमेर में नहीं बल्कि जोधपुर में पाया गया है। घटियाल अभिलेख यहाँ पर लिख लेते हैं, घटियाल अभिलेख जोधपुर के अंदर पाया गया है, जोधपुर। और घटियाल जो अभिलेख है उनमें किसका वर्णन मिलता है? तो जोधपुर जो मंडोर के जो प्रतिहार शासक है, मंडोर के प्रतिहार शासक, मंडोर के प्रतिहार शासक, उनका वर्णन इस घटियाल अभिलेख में मिलता है। मंडोर के प्रतिहार शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। और जो मोस्ट रूप से जिनका उल्लेख मिलता है वो है मंडोर शासक कक्कुक, जो मंडोर शासक कक्कुक है उनका वर्णन अब घटियाल अभिलेख में मिलता है, जो मिला है हमें जोधपुर से। चिरवा उदयपुर के अंदर मिला है। चिरवा के अंदर किनका उल्लेख है? जो मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजा थे उनका उल्लेख है चिरवा उदयपुर में। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जो कनफटे जोगी है वो किस देवी के गीत गाते हैं? जो कनफटे जोगी है वो जीर्ण माता के गीत गाते हैं। जीर्ण माता का जो मंदिर है वो स्थित है रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। जीर्ण माता चौहानों की है जो कुल देवी है, जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी है। मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जीर्ण माता को जाना जाता है। मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी के नाम से जीर्ण माता को जाना जाता है। मधुमक्खियों की देवी व जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ की लोक देवी के रूप में भी जीर्ण माता को जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोडरोक व ननरोक स्थित है। तो टोडरोक व ननरोक कौन सी झील में स्थित है? नक्की झील के अंदर। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में। नक्की झील सिरोही में स्थित है। यहाँ टडरोक व नॉन रोक है। इस झील के बारे में जो किंवदंती है वो ये है कि जो नक्की झील है उसका निर्माण जो है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से निर्माण किया था, अपने नाखूनों से निर्माण किया था, अपने नाखूनों से निर्माण किया था। किस झील का? नक्की झील का।
जो नक्की झील है लगभग जो धरातल है उससे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है नक्की झील। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? मैंने अभी आपको बताया है कि जीण माता जो है वो चौहान वंश की जो है वो कुल देवी है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। और एक चीज़ है, जीण माता का जो गीत है वो राजस्थान में सबसे लंबा गीत है, लोकगीत। जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा लोक गीत ये जीण माता का है। राजस्थान के अंदर लोक देवता व लोक देवियों के अंदर जीण माता का गीत सबसे लंबा है। जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो जो जाबालीपुर, शाकंभरी व श्रीमाल है वो प्राचीन जो नगर हैं उनका उल्लेख है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख है कहाँ पे मिला है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। और जाबालीपुर जो भी किस नाम से जाना जाता है? जालोर। जाबालीपुर को वर्तमान में जालोर कहा जाता है। शाकंभरी जो सांबर है, सांबर क्षेत्र, उसे शाकंभरी कहा जाता है। और श्रीमाल, ठीक है, तो इनका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिला है जो भीलवाड़ा से में प्राप्त हुआ है। बिजोलिया शिलालेख में जो चौहान है उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है। उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? जो उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है आयड़ नदी। ये उदयसागर झील मान लीजिए कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में उदयसागर झील है। उदयपुर में उदयसागर झील है। उदय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने। जो आयड़ नदी है, आयड़ नदी, ये यहाँ से आयड़ नदी आती है और इस झील में गिरने के बाद इस नदी को बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। उदयसागर झील में आयड़ नदी आती है, इसके पश्चात इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। जो भैरव सिंह शेखावत उनके समय जो मुख्यमंत्री थे वो रघुकुल तिलक, ये एकदम सही है। बरकतुल्ला खान जो है उनके समय मुख्यमंत्री राज्यपाल जो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनके समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। बरकतुल्ला जो खान है उनके समय जो राज्यपाल है वो सरदार जोगिंदर सिंह थे, ये भी सही है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो राज्यपाल थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही है। वसुंधरा राज्य के समय जो राज्यपाल थे मदनलाल खुराना, ये भी सही है। तो ए बी सी व डी चारों मिले हुए एकदम सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रघुकुल तिलक के बारे में जानकारी ये है कि ये राज्यपाल बनने से पूर्व आरपीएससी के सदस्य थे। आरपीएससी के सदस्य, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो लिखा हुआ है उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड़ नदी। अभी अपन ने पढ़ा है। 1857 के संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी जो कुलदेवी के रूप में जाना जाता है, देवी के रूप में, वो सुगाली माता को जाना जाता है। सुगाली माता जिनका मंदिर स्थित है वो पाली के अंदर स्थित है। सुगाली माता जो चंपावत है, चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत जो पाली के शासक थे। चंपावतों की कुल देवी के रूप में सुगाली माता को जाना जाता है। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में इसके कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी सुगाली माता। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, पुनर्विवाह पर अनुदान देने की योजना प्रारंभ की है, ये अनुदान की राशि कितनी थी? जो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है हमारे सामने, इसका पूरा क्वेश्चन अभी आपके सामने नहीं आया है, इसलिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जो राजस्थान विधवा पुनर्विवाह जो नियम है उसके तहत पुनर्विवाह अनुदान की योजना प्रारंभ की है। अनुदान की राशि कितनी है? तो ये पहले थी 15,000 और वर्तमान में कितनी है? 2019-20 में इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान में कितनी है? 51,000 रुपये। 51,000 रुपये। तो अनुदान की राशि 51,000 रुपये वर्तमान में।
निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो 3 से ज़्यादा बार, 3 या 3 से अधिक बार जो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री है, वो है मोहनलाल सुखाड़िया। ये अब तक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अशोक गहलोत यह भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और इनके अलावा जो भैरों सिंह शेखावत है, वो भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री पद की 3 बार शपथ ले चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद की 3 बार शपथ ले चुके हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो चलाया जा रहा है 26 अक्टूबर 2020 से। इसमें क्या किया जाता है, जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें जो खाने पीने की सामग्री है वो शुद्ध रूप में प्राप्त हो सके, इसलिए चलाया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना जो नागौर में स्थित है, ये एक लवणीय झील है। पचपद्रा ये भी एक लवणीय झील है। कावोद भी लवणीय झील है। कोलाइट झील जो कहाँ स्थित है? कोलाइट झील बीकानेर में स्थित है। कोलाइट झील ये मीठे पानी की झील है। कोलाइट झील, यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलाइट झील में। कब लगता है ये कपिल मुनि का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन है उनके लिए जो योग्य है वो है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता। जो महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए योग्य हैं। ये स्कीम कब की है? ये स्कीम है 1997, 1997 व 98 की। इस समय ये स्कीम आई थी और इसके अंदर क्या पेंशन मिलती है महिलाओं को? तो जो 18 वर्ष से 55 वर्ष की महिलाएं हैं उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? उन्हें मिलते हैं 500 रुपये प्रति माह। और जो 55 से 60 साल की उम्र की महिलाएं हैं उन्हें 750 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 60 साल से जो 75 वर्ष तक की महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। और 75 वर्ष से, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, जो 75 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 1500 रुपये प्रति माह। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए योग्य कौन है? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं। 1997-98 की ये योजना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो जो नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है राजस्थान में वो होती है मोती झील से। मोती झील कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर में मोती झील स्थित है। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी पर मोती झील स्थित है। भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वो मोती झील को कहा जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील को कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। तो जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी के रूप में नागणेची माता को जाना जाता है। नागणेची माता जोधपुर में स्थित है। नागणेची जो माता है उनकी मूर्ति कौन लेके आए थे? राव बीका लेके आए थे। राव बीका ने इनकी मूर्ति की स्थापना की थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष में शुरू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सन 2019 की ये योजना है। सन 2019 की योजना है। इसके तहत जो लघु उद्योग होते हैं उन्हें राज्य सरकार जो है वो प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि प्रदान करती है। 2019 की योजना है। कौन सा विकल्प सही है? टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ये एकदम सही है। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। ये भी सही है। उप मुख्यमंत्री ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों कथन सही है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई?
जो ये नीति है वो प्रारंभ की गई थी 17 दिसंबर 2019 को। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 को। इसके तहत जो भी किसान हैं वो कुछ कृषि में कुछ नवाचार करते हैं, कुछ उद्योग, कुछ व्यवसाय लगाते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? जो भी किसान जो जितना अपना खुद की तरफ से लगाता है उसका 50% राज्य सरकार देती है उस किसान को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है, मैंने अभी आपको बताया घटियाला अभिलेख कहाँ से पाया गया है? जोधपुर से। घटियाला अभिलेख जोधपुर से पाया गया है, जोधपुर से। इसमें किसका उल्लेख है? जो मंडोर की जो प्रतिहार थे उनका उल्लेख है, स्पेशली जो कक्कुक हैं उनका इसमें घटियाला अभिलेख में उल्लेख है। और जो मग जाति के ब्राह्मण थे, मग जाति के जो ब्राह्मण थे स्पेशली उनका वर्णन भी इस घटियाला अभिलेख में मिलता है जो जोधपुर से हमें प्राप्त हुआ है। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये जो राज्य के पहले व अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे वो थे बरकतुल्ला खान। ये आपको याद कर लेना है। जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, इसका सही आंसर है बिजोलिया शिलालेख। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? तो राजस्थान विधानसभा में अब तक जो कुल है वो एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है, उनका नाम है श्रीमती वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे। इनका जन्म दिवस बताइए आप कि कब आता है इनका जन्म दिवस? श्रीमती वसुंधरा राजे का इनका जो जन्म दिवस है वो आता है 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या स्पेशल है? 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि राजस्थान की ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री है जिनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस श्रीमती वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर आता है महिला दिवस। ठीक है, तो जो श्रीमती वसुंधरा राजे हैं इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? झालरापाटन। झालरापाटन ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। अब तक जो राजस्थान की मुख्यमंत्री वो अकेले श्रीमती वसुंधरा राजे बनी है महिलाओं में। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पालनहार योजना, इसके अंतर्गत जो पात्र जो बच्चे हैं वो हैं एक तो अनाथ बच्चे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, ये भी सही है। तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। तो पालनहार योजना के अंदर अनाथ बच्चे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा, परित्यक्ता विधवा माता के बच्चे, ये सभी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये सही है। अब हम देखते हैं कि झील का निर्माण 1891 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया था। तो जो फाय सागर झील है, फाय सागर झील, उसका निर्माण अकाल रात कार्य के दौरान करवाया गया था। फाय सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कौन सी नदी पर है ये झील? तो जो बांडी नदी है, बांडी नदी, उस पर ये झील स्थित है, बांडी नदी पर। जो इंजीनियर फाय थे उनके निर्देशन में इस झील का निर्माण करवाया गया था, फाय सागर झील का। और अजमेर के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक और झील है, आना सागर झील। अजमेर में आना सागर झील स्थित है, आना सागर झील स्थित है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अजमेर शासक जो अर्णोराज थे उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि आना सागर झील का निर्माण जो तुर्की जो लोग थे, तुर्की आक्रांता, उनके खून से सनी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था अर्णोराज ने। अब हम पढ़ते हैं आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? जो आबू का जो अभिलेख है उसके लेखक कौन है? तो शुभचंद्र आबू के अभिलेख के लेखक हैं। शुभचंद्र का दूसरा नाम है सोमेश्वर।
तो आबू के अभिलेख के बारे में डिटेल याद रखनी है कि जो सूपचंद्र है वो इनके लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? एक से अधिक बार ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो शिवचरण माथुर है, वो एक से अधिक बार रहे हैं। जो हरिदेव जोशी है वो भी एक से अधिक बार रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। भैरों सिंह शेखावत 3 बार रहे हैं। और हीरालाल देवपुरा है। इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो हीरालाल देवपुरा है वो मात्र 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल देवपुरा। सबसे कम कार्यकाल जो है वो हीरालाल देवपुरा का रहा है। अब हम पढ़ते हैं बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है? जो बड़वा ग्राम है कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। बड़वा ग्राम है कोटा में स्थित। और ये यूप स्तंभ अभिलेख है किस वंश से संबंधित है? जो मोखरी वंश है उससे संबंधित है। कुल कितने हैं यहाँ पे अभिलेख मिले हैं? मोखरी वंश के 3 अभिलेख मिले हैं। 3 अभिलेख बड़वा ग्राम से मिले हैं। 3 अभिलेख जो कोटा में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन है? जो लोकगीत है किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये कथन किसका है? ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी को लोक यात्री के नाम से भी जाना जाता है। लोक यात्री इस नाम से इन्हें क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया था। पूरे देश के अंदर जो भी लोकगीत गाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ, उन संस्कृतियों में लोकगीतों को इन्होंने अपनी अंतरात्मा से अच्छी तरह से फील किया था। इसी कारण देवेंद्र सत्यार्थी है, उन्हें लोक यात्री के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जो पंचमार्क सिक्के हैं उनके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि ये पंचमार्क सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक बार बताइए आप। पंचमार्क सिक्के, तो जो पंचमार्क सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं राजस्थान के अंदर। कौन सा स्थल है वो, कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है बेराट। बेराट से पंचमार्क सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता है। बाबरू जो शिलालेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। बुद्ध, दम और संघ इसके अंदर लिखे हुए थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? जो आलमशाही मुगलिया सिक्का है वो राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? वो प्रचलित था बीकानेर के अंदर। बीकानेर में जो 1759 ईस्वी थी, उस समय बीकानेर के अंदर जो टकसाल है वो लगी हुई थी। इस टकसाल के अंदर आलमशाही जो सिक्के हैं उनका निर्माण किया जाता था। और जो बीकानेर टकसाल है वो शाह आलम के समय से प्रचलित है। ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा गीत कौन सा गीत है? क्या होता है इस गीत में? तो जोरावा गीत है राजस्थान में, वो कहाँ गाया जाता है? जोरावा गीत जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। जोरावा गीत जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ये एक विरह गीत है। विरह मतलब बिछड़ने वाला गीत है। इस गीत में जो पत्नी होती है अपने पति की याद में गीत गाती है। कौन सा गीत है? जोरावा गीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? जो रावसाई सिक्के हैं वो कहाँ के हैं? रावसाई सिक्के हैं अलवर के। जो अलवर जिला है उसमें प्रचलित है रावसाई सिक्के। रावसाई सिक्के के अलावा जो अलवर के सिक्के हैं वो उनमें शुमार है अक्केशाही सिक्के। अक्केशाही व रावसाई सिक्के कहाँ के फेमस हैं? अलवर के। अब देखते हैं हम जो गादिया सिक्के हैं किस राज्य से संबंधित थे? जो गादिया सिक्के हैं वो संबंधित थे उदयपुर राज्य से। ठीक है। इंपॉर्टेंट सिक्के हैं ये। राजस्थान के जो पिछले एग्जाम हुए हैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गादिया सिक्के कहाँ के प्रचलित थे? उदयपुर के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो डोडिया क्या है। डोडिया क्या है? एक बार सोचिए डोडिया क्या है, आप बताने की कोशिश कीजिए। स्त्रियों के कर्णाभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। तो जो डोडिया है वो है जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो होलार राजस्थानी लोकगीत है
वो किसके अवसर पर गाया जाता है? होलार राजस्थानी गीत। होलार राजस्थानी गीत गाया जाता है शिशु के जन्म होने पे। शिशु का जन्म होने पर जो होलार राजस्थानी गीत है वो गाया जाता है। होलार कोई दूसरे नाम से जाना जाता है जच्चा। जच्चा लोकगीत के नाम से भी जाना जाता है इसे, होलार लोकगीत को जच्चा लोकगीत। और स्पेशली जब पुत्र पैदा होता है, किसी घर में बेटा पैदा होता है, उस टाइम ये होलार लोकगीत एक समूह के रूप में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पटेलिया बीचियों एवं लालर क्या है? पटेलिया बीचियों एवं लालर क्या है? हम लोकगीतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है आपको पता ही होगा कि ये पटेलिया बीचियों एवं लालर राजस्थानी लोकगीत हैं। कहाँ गाए जाते हैं? जो मेवाड़ क्षेत्र है, जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। आदिवासियों, मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत पटेलिया बीचियों एवं लालर। इसके अलावा एक और है, उस लोकगीत का क्या नाम है? माछर। ये लोकगीत भी मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ऐसा कौन सा सिक्का था और कौन सी रियासत थी? तो जो बीकानेर रियासत है उसके अंदर सिक्का चलता था, उस सिक्के का क्या नाम था? गंगाशाही सिक्का। गंगाशाही सिक्का। जो महाराजा गंगा सिंह थे उनके समय ये सिक्का चलता था। महाराजा गंगा सिंह का जो बीकानेर में शासन काल था वो क्या था? इनका शासन काल था सन 1887 से 1943 तक। इस समय महाराजा गंगा सिंह है जो उनका शासन काल था बीकानेर के अंदर, और उन्होंने ही ऐसा सिक्का चलाया था जिनमें एक तरफ जो महारानी विक्टोरिया हैं उनकी तस्वीर लगी हुई थी और दूसरी तरफ जो महाराजा गंगा सिंह हैं उनका नाम लिखा हुआ था। तो जो गंगाशाही सिक्का है वो कहाँ पे चलता है? बीकानेर के अंदर। महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल 1887 से 1943 तक। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो घुघरी केवड़ा लोकगीत है वो है हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित ये लोकगीत है। ठीक है, घुघरी केवड़ा। ढींगला भिंडरिया नाथद्वारिया है। ढींगला भिंडरिया नाथद्वारिया है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। ये क्या है? मेवाड़ में जो प्रचलित तांबे के सिक्के हैं वो है ढींगला भिंडरिया और नाथद्वारिया। सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है? जो सुवटियो लोकगीत है, हमारी जो लोकगीतों की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है। अगर आपने लोकगीत जो है उनकी क्लास नहीं देखी हो तो अभी जाके लोकगीतों की क्लास देखें, उनके बाद ही इस सीरीज की क्लास आप लें। तो सुवटिया लोकगीत है उनका संबंध है भील स्त्री से। सुवटिया लोकगीत कहाँ गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जब पत्नी को अपने पति की याद आती है तो उस टाइम सुवटियो लोकगीत गाया जाता है भील स्त्री द्वारा। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? जो रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो मेवात क्षेत्र है। मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर वाला। मेवात, अलवर, भरतपुर, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला मेवाड़ कहलाता है। तो जो रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जो जाड़शाही सिक्का है वो कौन सी रियासत में था? तो जो ये रियासत है वो है जयपुर रियासत। जाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर के जो कछवाहा शासक थे उनके द्वारा चलाया गया था ये सिक्का। कौन सा? जाड़शाही सिक्का। मुगल काल में ये सिक्का बहुत प्रचलित था, जाड़शाही जयपुर के अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जो जला गीत है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जब शादी होती है तो वर की जो बारात आती है वधू के घर में, तब उनका जो डेरा डलता है वहाँ पर वर की बारात डेरा देखने जाने पर महिलाएं जो गीत गाती है उसका क्या नाम है? जला गीत।
और जब दामाद अपने ससुराल जाता है उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? पावना गीत। अब हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ऐसा कौन सा गीत है जो मतलब किसी महिला या युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कुरंजा, मूमल, सपना, गौरबंद। आपको पता है जो मूमल लोकगीत है, मूमल लोकगीत किसकी स्मृति में गाया जाता है? ये जो मूमल राजकुमारी थी, मूमल राजकुमारी कहाँ की थी? ये मूमल राजकुमारी, मूमल राजकुमारी कहाँ की थी? ये जैसलमेर की। मूमल राजकुमारी जैसलमेर, जैसलमेर। इनकी सुंदरता का जो वर्णन करता है, इन जो लोकगीत इनकी सुंदरता का वर्णन करता है, मूमल राजकुमारी की सुंदरता का, उसका नाम है मूमल। ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मूमल लोकगीत। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कौन सा सिक्का कौन से क्षेत्र में चलता है? इनमें जो भी सम्मिलित नहीं है उसको हमें छांटना है। तो जो स्वरूप शाही सिक्का है वो कहाँ पे प्रचलित था? मेवाड़ के अंदर। एकदम सही है। मदन शाही सिक्का बीकानेर के अंदर। क्या लगता है आपको, ये सही है? मदन शाही सिक्का बीकानेर। एक मिनट, इसको अपन छोड़ते हैं थोड़ी देर। जो विजय शाही सिक्का है वो कहाँ? जोधपुर में प्रचलित था। ये भी एकदम सही है। झाड़ शाही सिक्का जयपुर के अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि कछुआ शासकों के समय ये चलाया गया था। ये भी सही है। मदन शाही सिक्का बीकानेर। ये मदन शाही सिक्का बीकानेर में नहीं है, ये यहाँ पे गलत आंसर है। जो हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, हमें असुम्मेलित जो सम्मिलित नहीं है वही छांटना है। तो मदन शाही सिक्का बीकानेर के अंदर नहीं, मदन शाही सिक्का कोटा के अंदर फेमस था उस टाइम। ये कोटा के अंदर चलता था मदन शाही और गुमान शाही सिक्का। गुमान शाही, ये दो सिक्के कहाँ चलते थे? कोटा के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मदन शाही बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में अभी हमने पढ़ा कि जो शाह आलम थे उसके समय जो सिक्के चलते थे वो बीकानेर में प्रसिद्ध थे। बीकानेर में गंगा सिंह के समय गंगा शाही सिक्का भी चलता था। स्वरूप शाही मेवाड़, विजय शाही जोधपुर, जाट शाही जयपुर। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि सोहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। कौन सी ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो वो रानी थी सोमल देवी। सोमल देवी, इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है अजमेर से, अजमेर से। ये सोमल देवी जो है वो जो अजयराज थे, अजयराज चौहान, अजयराज, उनकी धर्म पत्नी थी। अजयराज चौहान की धर्म पत्नी थी सोमल देवी की पत्नी। इन्होंने मतलब चौहान रानी थे, इनके अपने नाम के सिक्के चलते थे। सोमल देवी के अपने नाम के सिक्के चलते थे। इनका दूसरा क्या नाम था? इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? सोमलेखा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सोमलेखा के नाम से इन्हें जाना जाता है। लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? जो ये सिक्के हैं लल्लूशाही सिक्के, इनका निर्माण जो होता था वो सोजत पाली के अंदर होता था। सोजत पाली में इनका निर्माण होता था। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? लल्लूशाही सिक्कों को जो बाईसंदा सिक्का है वो भी इन्हें कहा जाता है बाईसंदा सिक्का, लल्लूशाही सिक्कों को। और नागौर के अंदर कौन से सिक्के? जो कुचामन है, नागौर के अंदर कुचामन शहर है, वहाँ पर कौन से सिक्के चलते थे उस समय? यहाँ पर चलते थे जो इकतीसंदा सिक्का है वो कुचामन नागौर के अंदर चलता था। ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है।